Yes. So we have started our new chapter of geography, very informative chapter, that is resources and development. And in our last lecture, we have understood the meaning of resources. What are the resources? Those things which are given to, which are present in the nature, and those things which have some utility, which have some importance or usefulness for we people, for human beings. That thing is known as resource. For that technology is required, for that human efforts are required. All these things we discussed on that day. उसके बाद हमने किया था various types of resources. तो types of resources, let me show you once again. We have seen 2 slides also. Yes. First type was on the basis of region. 2 types of resources can be there, biotic and abiotic. जो बायोटिक होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज लिविंग रिसोर्सेज, और जो एबायोटिक होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग रिसोर्सेज. ठीक है. उसके बाद सेकेंड टाइप हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी देयर, विच आर दोज रीन्यूएबल. यहाँ एनर्जी की जगह रिसोर्स भी आप लिख सकते हो, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर सेम. Renewable resources and non-renewable, these get renewed over a period of time, जल्दी renew हो जाते हैं automatically, and these they take millions of years. That is why they are called non-renewable. मतलब हो तो जाते हैं but it takes lakhs and crores of years, millions of years. तो हम अपने लाइफ स्पैन में हम क्योंकि देख नहीं पाते हैं तो इस करके क्या देते हैं non-renewable. After that we have started this on the basis of ownership. Let me come to the page again. On the basis of ओनरशिप, तो 2 या 3 पॉइंट्स वी डिस्कस्ड. इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज रिसोर्सेज फॉर विच वी हैव स्पेंट मनी फ्रॉम अवर ओन पॉकेट, जैसे अवर होम, अवर कार, अवर स्कूटर, एक्टिवा, अवर स्कूल बैग, अवर फोन, लैपटॉप. वी हैव स्पेंट अवर पर्सनल मनी, वी आर द ओनर्स. तो इंडिविजुअल रिसोर्स. सेकेंड होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर यूटिलाइज्ड बाय ऑल द पीपल इन द सोसाइटी, इन अवर नियर बाई सोसाइटी, अवर कम्युनिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क, लोकेलिटी में कोई पार्क हो, वहाँ स्विंग्स लगे हुए हैं, कुछ बेंचेस लगे हुए हैं बैठने के लिए, तो ऑल पीपल ऑफ द गिवन लोकेलिटी दे कैन मेक यूज ऑफ दैट. पब्लिक कोई लाइब्रेरी है किसी सिटी में तो ऑल पीपल कैन गो देयर. कोई पिकनिक स्पॉट है, ऑल पीपल कैन गो देयर. तो ऐसा कोई भी प्लेस वेयर ऑल द पीपल कैन गो, सिट, एंजॉय देयर, दोज प्लेसेस आर नोन एज पब्लिक और दिस कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. ठीक है. थर्ड हमने किया था नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय ए नेशन. तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वट एवर इज प्रेजेंट इन द कंट्री, ऑल रिसोर्सेज, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो दूसरे हैं कम्युनिटी ओन्ड है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हैं, ऑल बेसिकली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आर ए पार्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज. हमारे हम सब का जो भी है, घर है, गाड़ी है, वट एवर, ये किस में आता है? ऑल दिस कम्स अंडर अवर इंडिया कंट्री. तो देखा जाए तो ये सारे इंडिया के ही रिसोर्सेज हैं. ठीक. तो सेकेंडली, इन केस इफ गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप एनी प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट वांट्स टू स्टार्ट एनी वर्क, तो उसके लिए इफ गवर्नमेंट वांट्स टू एक्वायर सम रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कुछ बाय करना चाहते हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैम, आई एम हैविंग क्लास राइट नाउ. हाँ 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 जी हाँ जी. ओके. सो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, नेशनल रिसोर्सेज. सो आई वाज गिविंग एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वांट्स टू एक्वायर सम लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी हाईवे या सम रेलवे लाइन, तो गवर्नमेंट हैज़ द फुल अथॉरिटी एंड राइट टू बाय दैट लैंड फ्रॉम द ओनर्स, एंड नो इंडिविजुअल पर्सन एट दैट टाइम, नो वन कैन रिफ्यूज टू गिव द लैंड. कोई ये नहीं कह सकता कि हाईवे के बीच में मेरी अगर फार्म्स पड़ते हैं या लैंड पड़ती है तो मैं नहीं दूंगा. नो बडी कैन डिनाई. Because why? Because national interest is above much higher than the individual interest. हमारे अपने फ़ायदे से बड़ा हमारे कंट्री का फ़ायदा है. वी हैव टू पे अटेंशन. एंड वेन एवर गवर्नमेंट टेक्स एनीथिंग फ्रॉम एनी पर्सन, खास करके लैंड, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन इज ऑल्सो गिवन. ये नहीं कि फ्री में किसी की लैंड पे कब्जा कर लो, ऐसा नहीं होता है. कॉम्पनसेशन, पैसे दिए जाते हैं, मनी इज गिवन. कितना मनी? जो उस लैंड का मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी रेट चल रहा होता है, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट प्राइस वट एवर अमाउंट कम्स दैट इज गिवन टू द ओनर. सो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम विद एनी इंडिविजुअल कि उसको अगर अपनी लैंड देनी पड़े तो ही हैज़ टू गिव.
nobody can refuse, ठीक है। उसके बाद आपको ये बीच में आया था नॉटिकल माइल्स, आई थिंक आई हैव शोन द स्लाइड ऑल्सो ऑन दैट डे, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यस, तो हमारे कोस्ट लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड, दैट कम्स विद इन द नेशनल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। ये इंडिया का ही है, ये इंडिया के कोस्ट के साथ अप टू 12 नॉटिकल माइल्स जो ओशन है, दैट सिमिलरली ऑन दिस साइड, ऑन ऑल साइड जहाँ जहाँ भी ओशन लगता है, ऐसा नहीं कि ओनली दिस बे ऑफ बंगाल में ही है, इधर भी है, नीचे भी है, सब जगह कोस्टल एरियाज में। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.8520 किलोमीटर, ठीक। तो इतना लंबा याद नहीं होता, तो हम इतना भी याद कर सकते हैं 2 डिजिट्स तक, 1.85 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो ये एक, आई थिंक आई हैव सेंट द वीडियो ऑल्सो टू यू, अगर नहीं भेजा तो आई विल सेंड। तो ये सारा 200 नॉटिकल माइल्स तक का ये जो एरिया है, 12 नॉटिकल माइल तो इंडिया का ही है, मतलब वो जैसे लैंड है हमारी, ये लैंड इज ऑफ इंडिया, तो ऐसे ही ये भी इंडिया का ही है। उसके बाद होता है कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन होता है जहाँ पर कोई भी जो कंट्री होता है वो अपना कोई मिनरल निकालना चाहता है उस एरिया में से, अंडरग्राउंड ओशन में से, या कुछ अपना और कोई काम करना चाहता है, कुछ फिशिंग का करना चाहता है, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब कंट्री हैज़ द राइट टू डू एनी वर्क। ऐसे ही टोटल मिला के फिर हो जाता है यहाँ से कोस्ट लाइन से लेके अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो ओशन पड़ता है, दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब अब इन ऐसे हम सिंपल टर्म्स में, बिकॉज वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल ऑफ दीज टर्म्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है दैट कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द कंट्री, जिसके साथ भी ओशन पड़ता है। This application is not only for India, any country in the world which has some coastal area, साथ में ocean लगता है, this rule applies to all countries. But इसके बाद now come to the next type, international resource। ये मैंने इसीलिए ये रखा हुआ है international resource। तो अब international resource क्या होता है, जो लैंड है किसी कंट्री की, वो तो ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये हमारे कंट्री की ये सारी है ना, तो ये तो हमारा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर नेपाल है तो ये नेपाल की ही रहेगी, जो लैंड बाउंड्री है वो तो रहनी ही रहनी है, ठीक। बट उसके साथ ही साथ जो ओशन पड़ते हैं जिन कंट्रीज के साथ में, तो 200 नॉटिकल माइल्स को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द ओशन, ओशन वाटर, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्स। क्योंकि कंट्री तो अपने अपने होंगे, वो तो कोई कंट्री दूसरे पे नहीं कर सकता है, अपना क्लेम नहीं कर सकता है, बट ओशन जो है दे बिलोंग टू ऑल। कौन सा ओशन, कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल को छोड़ के बाकी का जो ओशन, जैसे ये सारा पार्ट है, ऐसे इधर से ये वाली कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल छोड़ के आगे का जो अरेबियन ओशन है, ऐसे ही नीचे इंडियन ओशन है, ये लास्ट जो कन्याकुमारी टिप है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल छोड़ के आगे का जो पार्ट है, ठीक। तो ऐसे ही वो सारा कहलाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, बिकॉज ओशंस बिलोंग टू ऑल कंट्रीज। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो, नीचे एक बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर कोई भी जो कंट्री है वो इसके आगे नहीं जा सकता। जैसे ये 200 नॉटिकल माइल्स के आगे अपने कोई वॉरशिप्स ले जाए, कोई अपनी सबमरीन्स ले जाए, वो गलत है, मतलब वो नहीं ले जा सकता है, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल रिसोर्स में एक वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैज़ बीन गिवन, कि जो इंडिया है इट हैज़ बीन गिवन स्पेशल राइट टू एक्सट्रैक्ट मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम द इंडियन ओशन। लेट मी शो यू मैंगनीज नोड्यूल्स क्या होते हैं, एक मिनट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये होते हैं, ये जो ओशन का बेड होता है ना, नीचे सी बेड होता है, नीचे तो ज़मीन ही होती है, लैंड ही होती है ना, उसके ऊपर ही पानी होता है। वट इज़ ओशन इन सिंपल टर्म, ओशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर अबव द दिस सरफेस लेवल। पानी ज़मीन के ऊपर ही होगा ना, तो लो लाइंग एरिया जो होता है वो नीचे 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 तो ज़मीन ही है। तो ऐसे नोड्यूल से मिलते हैं, मतलब एलिमेंट से, जो कुछ भी इसको आप कह सकते हो साइंटिफिक टर्म्स में। तो इसको मैंगनीज नोड्यूल्स, तो इंडिया को इसकी बड़ी मार्केट वैल्यू है। तो ऐसे ये देखो, ये बनाया हुआ एक जस्ट पिक्चर, लेटर ऑन यू कैन सी फ्रॉम द नेट ऑल्सो। ऐसे ये मशीनरी इक्विपमेंट है, ये पाइप्स वगैरह हैं, ये सारे इसकी हेल्प से ओशन के बेड के से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो बहुत इसका प्राइस मिलता है, तो इस करके ये इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो, ये भी मैंगनीज नोड्यूल है, ये बीच में काट के दिखाया हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट की एक ही डिज़ाइन होगा, अब आपको पता है नेचर है तो कोई भी डिज़ाइन का हो सकता है। जैसे एक और था,
Yes, see, now all these are manganese nodules. अब देखो शेप्स सबकी डिफरेंट डिफरेंट सी हैं, है ना? तो जैसे भी बन जाए नेचुरली, नेचर के ऊपर तो देयर इज नो कंट्रोल ऑफ एनी वन की भी सेम टाइप का ही नोड्यूल बनना चाहिए, ऐसा तो है नहीं. तो कोई कोई भी शेप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो दिस टाइप ऑफ नोड्यूल्स जो है वो ये क्या होते हैं, पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल, साइंटिफिक नेम है इसका. ठीक, तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव. तो इंडिया को एक स्पेशल ये प्रोविजन मिला हुआ है, एक स्पेशल राइट मिला हुआ है. ठीक है जी. नाउ कम टू नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. अब इसको आपने बहुत ध्यान से केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड. लेट अस कम टू दैट पेज. yes, ये वाला, on the basis of. Now on the basis of develop, on the status of development, 4 types are there. पहले तो आपने ये 4 के नेम याद करने हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड लास्ट वन इज रिजर्व. ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट. पहले डेवलप्ड से स्टार्ट करते हैं. तो इसका मीनिंग होता है वो रिसोर्सेज, यू कैन अंडरलाइन, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमिन्ड फॉर यूटिलाइजेशन. मतलब वो रिसोर्सेज जिसके बारे में सर्वेइंग हैज बीन डन. सर्वेइंग का मतलब टू डू द सर्वेज, टू मेक द सर्वे. सर्वे का मतलब पता लगाना, फाइंड आउट करना, इन्वेस्टिगेट करना कि यहाँ पर है कि नहीं है मिनरल कोई, या कोई चीज़ है अवेलेबल अर्थ के नीचे, कोई रिसोर्स है कि नहीं है, या किसी भी मतलब स्पेसिफिक फीचर के बारे में टू गेट टू हैव द स्टडी, दैट इज कॉल्ड दिस सर्वेइंग करना. तो जिस सर्वे करने के बाद व्हेन वी कम टू नो कि हाँ भी यहाँ पर ये रिसोर्स मिलता है या अवेलेबल है, तो फिर देखना कि उसको इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दैट मिनरल या रिसोर्स, डू वी हैव द टेक्नोलॉजी, मशीनें भी है हमारे पास में कि नहीं है. तो अगर हमारे पास मशीन्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, तो उसकी क्वालिटी का पता लगाना कि इज़ दैट मिनरल यूजफुल फॉर अस, इज़ इट्स क्वालिटी गुड इनफ टू बी यूज्ड फॉर द ह्यूमन पर्पस. जैसे हम कहें ओशन वाटर है, तो पता तो लगा लिया, बट आप सोच के देखो ओशन वाटर इज़ नॉट गुड इनफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली. पहले उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. डायरेक्टली तो ड्रिंक नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे ही जो भी मिनरल्स हैं वो पता लगाना कि आर दे इन ए कंडीशन और सिचुएशन कि भी दे कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. तो उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए या है हमारे पास कि नहीं है. तो जो रिसोर्सेज के बारे में सिंपली वी नो दैट दे आर देयर एंड वी हैव द टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड वी आर यूजिंग देम ऑल्सो, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ठीक प्रेजेंटली, दे आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं सऊदी अरेबिया में देयर आर ह्यूज रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल. तो अब उसको निकाल के मैनकाइंड यूज़ कर ही रही है ना, चाहे वो आगे बेच रहे हैं जो भी है, बट ह्यूमन बींग्स तो यूज़ कर ही रहे हैं इस अर्थ के ऊपर. तो वो क्या है, वो जो क्रूड ऑयल इन सऊदी अरेबिया है विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर अस, उसके बारे में वी हैव नॉलेज ऑल्सो, वी हैव द डाटा ऑल्सो कि कितना ऑयल वहाँ से मिल सकता है, वी हैव द मशीनरी ऑल्सो टू एक्सट्रैक्ट दैट ऑयल. सब कुछ है और यूज़ भी कर रहे हैं. that type of resource is called developed resource. ठीक. On the other side, this one first जो दिया हुआ है potential resource, please underline. Potential resource are those which are found in a region but have not been utilized. मतलब जो किसी जगह मिल तो गए हैं बट वी आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ देम. हमारे पास टेक्निक भी है, वी कैन मेक यूज ऑफ दैट, बट कर नहीं रहे हैं. जैसे वन एग्जांपल हियर हैज़ बीन गिवन राजस्थान का. तो राजस्थान में समर सीजन में इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी पड़ती है, वेरी हाई टेम्परेचर इज देयर, राइट. तो विद द हेल्प ऑफ दैट सन एनर्जी we can extract that, we can make that solar energy with the help of that available temperature and sandy area. बहुत गर्मी के करके solar energy can be developed, but उतना पूरा develop नहीं किया गया है जितना कि as much as it can be done. ठीक है, मतलब potential is there, capability is there, but 100% utilization of that resource is not being done. उसको हम कह देते हैं potential. इसको let us understand with the help of one simple example in our daily life. जैसे for example you work very hard in social science, टेस्ट होता है आपका कोई, suppose 20 marks test is there. ठीक, तो after appearing in the test you get 18 marks. तो 18 मार्क्स जो आगे दैट मीन्स वो आपका डेवलप्ड रिसोर्स है, यू हैव एक्चुअली अचीव्ड दैट 18 मार्क्स. ठीक,
अच्छा, अब सेकेंडली फिर आप सोचते हो कि इफ़ आई वुड हैव रेड फॉर लिटिल बिट मोर टाइम एंड विद मोर अटेंशन तो आई वुड हैव बीन एबल टू गेट 20 आउट ऑफ 20। थोड़ा सा मैं और ध्यान से पढ़ लेता, इफ़ आई वुड नॉट हैव कमिटेड सम मिस्टेक्स हियर एंड देयर, जो मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए वो भी मैं ना करता मिस्टेक्स तो मेरे फुल मार्क्स आ जाने थे। दैट मीन्स यू नो दैट यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द एबिलिटी, कैपेबिलिटी, बट यू डिड नॉट पे मच अटेंशन टू दैट। आपने बहुत सीरियसली नहीं पढ़ा था तो आपकी मिस्टेक्स हो गई। तो इसका मतलब यू हैव दैट पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी है कि भाई यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, 20 में से 20 भी आपके आ सकते हैं। तो पोटेंशियल मतलब हमारी विद इन रीच है, जब अगर हम थोड़ा सा हार्ड वर्क और करें तो वी कैन मेक यूज ऑफ दैट। तो सेम थिंग इज हियर कि इफ वी स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दीज अवेलेबल रिसोर्सेज वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ देम ऑल्सो, बट अभी कर नहीं रहे हैं तो इस करके पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉक, प्लीज अंडरलाइन। स्टॉक मीन्स मिनरल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट मेन यहाँ से मीनिंग इज कमिंग, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक्स। मतलब ये कि वो रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट ऑन अवर अर्थ, विच आर प्रेजेंट इन द नेचर, हमें पता तो है उनके बारे में, नॉलेज तो है, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दोज रिसोर्सेज। अब सिर्फ पता होने से तो काम नहीं चलेगा, जब तक टेक्नोलॉजी मीन्स मशीन्स नहीं है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट दैट मिनरल। ठीक है, जैसे हमें पता है, मान लो कि अर्थ के नीचे किसी जगह बहुत आयरन ओर है या कोल है या कोई भी मिनरल है, पता तो है, ये तो पता चला लिया किसी तरीके से, इतनी मशीनरी को यूज़ कर लिया हमने सर्वे करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए, बट लेटर ऑन हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट, हाउ टू ब्रिंग दैट मिनरल आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, नीचे अंडरग्राउंड से कैसे उसको ऊपर लेके आए, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हमारे पास मशीन्स नहीं है। ठीक है, वो नॉलेज नहीं है, तो फिर हम कह देंगे कि देयर इज, दिस इज द स्टॉक ऑफ दैट रिसोर्स। तो ऐसे तो अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट हम सारे जो ह्यूमन, व्हेन आई टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स तो दैट डज नॉट मीन ओनली इंडियन पीपल। ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग विद रिगार्ड टू ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ। तो लोगों के पास वेदर वो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका जैसा है या इंडिया जैसा कोई भी है, बट अभी उतनी नॉलेज नहीं है, उस तरह की मशीनरी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक, तो जैसे वन यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि टू इनफ्लेमेबल गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमें ये सिंपल तो सबको पता है कि H2O, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मिला दे तो पानी बन जाता है, बट इस नेचर में भी तो ये सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, बट डू वी हैव द टेक्नोलॉजी टू मेक टू मैन्युफैक्चर वाटर विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, कि हवा से ही पानी बना लें, वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक, पता है बट टेक्निक नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब उसको कहेंगे इन ज्योग्राफी, हियर वी विल नो, वी विल कॉल दैट रिसोर्स एज स्टॉक। नाउ लास्ट इज रिजर्व, प्लीज अंडरलाइन, रिजर्व्स आर द सबसेट्स ऑफ स्टॉक। सबसेट इन ए वे वी कैन से सब पार्ट, उसी का एक हिस्सा है, सब पार्ट ऑफ स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how. Technical know-how means technology. You can write this word, technical know-how का ही other name is technology. And but their use has not been started. जैसे इसको हम कह सकते हैं कि थिंग्स आर, रिसोर्सेज आर देयर इन नेचर, वी नो अबाउट देम। ठीक, बट इफ वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी तो देन मेन टर्म विल बी नोन एज अ स्टॉक, जो भी किया पहले ऊपर। बट आफ्टर दैट if we have little bit technology, if we have little bit information और टेक्निक कि how can we make use of this natural resource, थोड़ा बहुत हमें आइडिया है उसके बारे में, but 100% utilization is not being done by us, तो then it is known as reserve। जैसे यहाँ पे one very interesting example has been given कि जैसे हम कहते हैं, you have read in 8th class also, when water falls from a certain level of height, तो with the help of dam electricity can be generated, है ना। एक बहुत हाइट से when we throw water, we throw का मतलब ये नहीं कि बकेट से थ्रो करना है, we throw का मतलब ये नेचुरली कोई रिवर है, कुछ वाटर फ्लो चल रहा है, हाइट के ऊपर है, तो वो नीचे जब गिरता है तो भी चांसेस आर देयर कि वहाँ पे इफ डैम इज कंस्ट्रक्टेड तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। ठीक है, तो अब नाउ वी नो कि इंडिया में ऑन मेनी रिवर्स डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, बहुत जगह जैसे भाखड़ा नंगल डैम है या नागा अर्जुन सागर डैम है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक,
बट उसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया में सारी रिवर्स के ऊपर ऑन ऑल द रिवर्स दीज डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, सब जगह नहीं बनाए गए हैं। सिमिलरली नेपाल में भी मैनी रिवर्स आर देयर, नेपाल तो और हाइट के ऊपर है, हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट स्टिल एट ऑल प्लेसेस दीज डैम्स आर नॉट देयर, दे हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड। तो कितने कंस्ट्रक्ट किए गए हैं? लिटिल अमाउंट, lesser number of dams have been made with the help of available resources. सी एक चीज़ हमें ये याद हमेशा रखनी है कि कोई भी जब रिसोर्स को वी स्टार्ट इट्स यूटिलाइजेशन, मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना। बिना मनी के, मनी का मतलब कि हमें लेबर लगानी पड़ेगी, हमें मशीनें लगानी पड़ेंगी, तो उसके लिए मनी इज़ टू बी स्पेंड। अपने आप से कोई मैजिक से नथिंग गेट्स हैपन। तो ह्यूमन जो लेबर लगानी है उसको पैसे देने हैं, जो मशीनें हैं उसके बारे में पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मशीन्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, वो बनानी है, फिर उन मशीनों को उस जगह तक लेके जाना है जहाँ उसकी हेल्प से कुछ काम करना है। तो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो इतना एक्सपेंडिचर करने के लायक पैसा है कंट्री के पास के नहीं है? तो अगर नहीं है तो इसका मतलब वो कंट्री कुछ कर नहीं सकता है, और अगर है तो फिर देखना है टू अप टू व्हाट एक्सटेंट वी आर मेकिंग यूज ऑफ दैट मनी रिसोर्स एज वेल एज मशीनरी रिसोर्स एज वेल एज अदर टेक्निकल रिसोर्स, लेबर रिसोर्स, कितना कम कर सकते हैं। ठीक, तो जितना जैसे याद दिया हुआ कि रिवर्स के हमें ऊपर ये तो पता है कि डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, बट ऑल रिवर्स हैव नॉट बीन डैम्ड येट। सब जगह डैम नहीं बनाए गए हैं या नहीं बनाए जा सके हैं, तो इसका मतलब वो रिसोर्स क्या कहलाएगा? रिजर्व। भी हमें पता है, बट हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो जाएं और थोड़े से टेक्निकल हो जाएं, देन ओनली वी कैन मेक फुल यूज ऑफ या बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड, तो वो नहीं होना है आपने। आई रिपीट, थोड़ा सा अपने माइंड में रख लेना आपने। डेवलप्ड का मतलब जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, पोटेंशियल मतलब जो यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल थिंग्स, और थर्ड होता है स्टॉक का मतलब जो हमारे पास नेचर में अवेलेबल है बट यूज़ नहीं किया जा रहा। रिजर्व का मतलब जो इस पेज के ऊपर है, रिजर्व का मतलब स्टॉक का वो हिस्सा जिसको हम अवेलेबल टेक्निक की हेल्प से थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं बट सारे को यूज़ नहीं किया, ठीक, वो रिजर्व। Now coming to these were the this classifications of these resources. Now here you can get the question, define on the basis of exhaustibility, या define on the basis of ownership, या define on the basis of first one क्या था, origin। तो आपको मेन बेसिस भी यू हैव टू लर्न, एंड देन फर्दर सब डिविजन्स ऑल्सो, क्लासिफिकेशन, देयर नेम्स आर टू बी लर्न बाय यू, देन डेफिनेशंस। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, लेट मी टेक आउट नेक्स्ट पेज, ये वाला, development of resources. Now this is interesting, you can tick mark, these dotted points are also given here। तो यहाँ पर बताया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं तो वो क्या करते हैं for their survival, for meeting their various needs of life, human beings they have started making use of these resources indiscriminately। indiscriminately का मतलब होता है without thinking carefully, without thinking judiciously। जुडिशियस होता है दिमाग का अच्छे से प्रयोग करके कि हाँ भी क्या मेरे फायदा होगा किस काम को करने से, किस काम को करने से वी विल बी सफरिंग। तो विदाउट थिंकिंग, तो उसको कह देते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली। डिस्क्रिमिनेटली होता है सोच समझ के कोई काम करना, इनडिस्क्रिमिनेटली होता है बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेज, बेतुका काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली। तो हेयर इट हैज़ बीन टोल्ड कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ऑन दिस अर्थ प्लेनेट, तो ऑलमोस्ट सभी जगह लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे दे स्टार्ट यूजिंग द रिसोर्सेज। तो ओवर यूज़ कर रहे हैं, इन ए वे वी कैन से ओवर यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ कर रहे हैं। तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, दीज 3 पॉइंट्स दे आर द रिजल्ट। तो उससे क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लीशन होता है टू कम टू एन एंड, कि जो ग्रीडी लोग हैं जिनके पास मनी है, अपने मनी की हेल्प से दे कीप ऑन बाइंग दोज रिसोर्सेज। तो उससे क्या होगा, उससे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब थोड़े से लोग ही, वेरी फ्यू पीपल विद द हेल्प ऑफ देयर मनी दे आर इन ए पोजीशन, पैसे हैं तो ऑब्वियसली दे कैन परचेज, बट उनकी उस परचेज का मतलब ये है कि वो इतने ग्रीडी पीपल होते हैं कि वो अपने लिए ही यूज़ करते जाते हैं। दे डोंट थिंक कि अदर पीपल ऑन दिस अर्थ दे ऑल्सो नीड, अदर पीपल इन द सोसाइटी दे ऑल्सो नीड। अब ऐसे जैसे इसका एग्जाम्पल आपको अगर मैं बताऊँ, जैसे पेट्रोल है ना,
तो पेट्रोल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑल पीपल नीड इट, सबने, ऑल हैव टू गो फ्रॉम देयर होम टू देयर वर्क प्लेसेस टू देयर स्कूल कॉलेज, मतलब आजकल तो ऑल विदाउट व्हीकल्स वी कांट गो एनीवेयर, तो फॉर दैट वी नीड पेट्रोल डीजल जो भी है, वी नीड दैट, ठीक। अच्छा, अब उसके लिए ऑल पीपल डोंट हैव सेम इनकम लेवल, जिसके पास कम इनकम है दैट पर्सन और फैमिली विल थिंक वेरी केयरफुली कि हमें पेट्रोल वेस्ट नहीं करना है, जहाँ ज़रूरी है जाना वी हैव टू गो देयर ओनली, वो तो ऐसे सोचेंगे। जिसके पास और कम मनी है वो पर्सन और केयरफुली यूज़ करेगा कि भाई ठीक है मुझे तो बड़े ध्यान से ही गाड़ी चलानी है। बट कई ऐसे ग्रीडी लोग होते हैं जिनके पास दोज हु हैव मनी, तो वो क्या करते हैं, बिना मतलब के ही वो चक्कर लगाते रहते हैं, विदाउट एनी पर्पस दे स्टार्ट कीप ऑन रोमिंग ऑन द रोड्स, बिना वजह की वो गाड़ी चलाते रहते हैं, या बिना रीज़न के इधर उधर बाइक एक्टिवा सब चलाते रहते हैं, काम कुछ भी नहीं होता, वैसे ही चक्कर लगाने के लिए, है ना। तो फिर वो क्या है, दे आर मेकिंग यूज ऑफ देयर मनी, दे आर ग्रीडी पीपल। वे ये नहीं सोचते हैं, दे डोंट थिंक दैट इफ वी वेस्ट दिस पेट्रोल इन दिस मैनर, तो पेट्रोल का एक दिन आएगा कि पेट्रोल विल कम टू एन एंड, इस अर्थ के ऊपर ही खत्म हो जाएगा। बट दिस टाइप ऑफ थिंकिंग दे डोंट हैव, दे जस्ट थिंक कि भाई वी हैव मनी, आई कैन बाय पेट्रोल, तो आई कैन डू एनीथिंग। वो थोड़ा सा आगे का नहीं सोचते कि एक टाइम आएगा अगर हम ऐसे वेस्ट करेंगे, फिजूल यूज़ करेंगे, तो अर्थ के ऊपर पेट्रोल ही जब खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे। तो मतलब अपनी ग्रीड के करके वो सारा कुछ करते हैं, तो उससे भी रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, मीन्स खत्म होते हैं, एंड होते हैं। सेकेंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन होता है कलेक्शन, इकट्ठा कर लेना। तो फ्यू हैंड्स का यहाँ पर मतलब है कि दोज हु आर रिच पीपल, दोज हु हैव मनी, उनको बोल देते हैं हैव्स, HAVES। हैव्स का मतलब दोज हु हैव मनी रिसोर्स, वो बाय कर सकते हैं। एंड मैनी पीपल होते हैं दोज हु आर नॉट हैविंग मनी, तो उसके लिए बोल देते हैं उनको हैव नॉट्स। हैव नॉट्स का मतलब दोज पीपल हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज। तो दूसरे, इन अदर वर्ड्स, हाउ इज दिस, हाउ दिस टर्म कैन ऑल्सो बी नोन एज दोज हु हैव मीन्स दोज हु आर द रिच पीपल, एंड दोज हु डोंट हैव, क्या नहीं है रिसोर्स, कौन सा, मनी नहीं है उनके पास में टू बाय एनीथिंग, दे आर नोन एज पुअर पीपल। तो अब जो रिच पीपल होते हैं वो तो विद द हेल्प ऑफ देयर मनी दे कैन कलेक्ट द रिसोर्सेज, दे कैन कीप ह्यूज स्टॉक्स ऑफ रिसोर्सेज। जिसके पास मनी है वो कितना सारा पेट्रोल लेके रख सकता है, कितनी सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है। बट जो पुअर लोग हैं दे कैन नॉट डू दिस बिकॉज दे डोंट हैव मनी, ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। देन थर्ड इज indiscriminate exploitation may lead to global ecological crisis, environmental pollution, land degradation, global warming, all these things we read in science also. तो अगर without carefully we use all these resources, तो a day will come क्या, a day has already come, we are facing the problem of this global warming, उसके करके अर्थ्स टेम्परेचर इंक्रीजेज, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सो मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर देयर, आप साइंस में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो ये उस सारे के करके क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस गेट्स डिसरप्टेड। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है कि द रिलेशन बिटवीन द लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स एंड द एनवायरनमेंट। जैसे हम सारे एनवायरनमेंट में ही रह रहे हैं ना, घर में भी रहते हैं तो भी एनवायरनमेंट के अंदर ही है ना इस प्लेनेट के, तो एनवायरनमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशन है, वो उस रिलेशन को बोल दिया जाता है इकोलॉजिकल रिलेशन या इकोलॉजिकल बैलेंस। तो वो एक बैलेंस्ड सिचुएशन में रहना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यू टू द this indiscriminate use or without thinking when we use the resources, so this type of problems are to be faced by the people. देन नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब ऑल पीपल इन द सोसाइटी दे शुड गेट सम और द अदर रिसोर्सेज, मतलब ऑल पीपल शुड हैव दिस मच मनी विद देम सो दैट दे कैन बाय एटलीस्ट लिटिल अमाउंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज विच आर नीडेड बाय देम। जैसे हम इसका ऐसे एग्जांपल लें, कोई बेगर है तो अब भूख तो उसको भी लगती है ना, कोई रिच पर्सन है उसको भी भूख लगती है और एक बेगर है उसको भी भूख लग रही है। तो रिच पर्सन तो ही कैन बाय ए वेराइटी ऑफ ईटेबल्स, वो तो पिज़्ज़ा भी ले सकता है, आइसक्रीम भी ले सकता है, अच्छा खाना भी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। बट एक बेगर ये ऐसा नहीं सोच सकता। तो इसका मतलब इतने पैसे उस बेगर के पास भी आने चाहिए, इतनी इनकम उसको भी होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अपना खाना खा सके, अपने थोड़ा बहुत पहनने के लिए कुछ अपना कपड़ा ले सके, इतना तो पैसे उसके पास भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इतना उसको, अब उसका मतलब ये नहीं कि बेगिंग कर करके ही वो ले, ऐसे नहीं इसका मतलब समझना। इसका मतलब ही शुड हैव सम वर्क,
he should also have some work to do with the help of which he can earn something. वो भी कमा सके कुछ, उसके पास भी इतना इस तरह के अरेंजमेंट होने चाहिए कि वो अर्निंग कर सके, और with the help of that earning he can utilize, he can buy all the necessities of his life. तो ऐसा होना चाहिए इक्विटेबल, ठीक है. फिर आगे दिया हुआ है दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज रेपिटेशन, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन अवर इकोनॉमिक्स पार्ट ऑल्सो. काफ़ी सारा ये सेम ही है, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस डेफिनेशन ऑल्सो, सेम ही है. यू कैन अंडरलाइन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है. दिस वर्ड हैज बीन इंसर्टेड हियर. तो इधर वी राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ टर्म्स मीन द सेम थिंग. तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, and development in the present should not compromise with the needs of future generation. अब development in the present should not compromise, meaning is same as I told earlier. मतलब we have to, we the people of present generation, we have to use the resources, available resources in such a manner that future people, future children, future generation, they should also get something in inheritance. फ्यूचर जनरेशन चिल्ड्रन शुड ऑल्सो गेट पेट्रोलियम इन इनहेरिटेंस. उनको भी जब वो बड़े हों तो गाड़ी चलाने लायक हों तो उनको भी पेट्रोल मिलना चाहिए, उनको भी पीने वाला प्योर वाटर मिलना चाहिए. इनहेरिटेंस होता है विरासत में मिलना, ठीक है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स प्रेजेंट जनरेशन पीपल हैव टू यूज, एंड किस तरह से कि जुडिशियसली यूज करना है, केयरफुली एवरीथिंग इज टू बी यूज्ड सो दैट अवर नेक्स्ट जनरेशन शुड ऑल्सो बी एबल टू यूज द वन और द अदर थिंग जो भी नेचर में है, ठीक. फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इट हैज बीन टोल्ड वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक टाइम इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओवर. चलो एनी हाउ वी कीप ऑन डूइंग, बीच में फिनिश हो गया तो नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू टुमारो. तो फॉर दिस पर्पस 1992 में रियो डी जनेरो, दिस इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्राजील कंट्री. Today you can look in your this, you can see in your world map, Brazil is a South American country. तो Rio de Janeiro जैसे न्यू दिल्ली is our capital, तो same way this is the name of their capital. तो वहाँ पे क्या हुआ 92 में, more than 100 heads of the states, मतलब कोई कंट्री के मोर देन 100 कंट्रीज के, नेशंस के कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, ऐसे जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, तो उनकी एक मीटिंग हुई. तो उस मीटिंग में व्हाट डिड दे डू, उसका नाम, उसको बोला जाता है फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. मतलब रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्होंने एक मीटिंग किया, और उसमें डिस्कस क्या किया, हाउ कैन वी, in between the lines it is given, urgent problems of, for addressing urgent problems of environmental protection and social economic development at the global level. कि how can we save our environment, what should be done by the people of the respective countries in their societies, what can they do to save and protect this environment. मतलब हर country क्या कर सकता है, what can it contribute टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है. तो उसके रिलेटेड वो मीटिंग हुई, तो वहाँ पर फिर दे फाइनलाइज्ड वन एजेंडा 21. एजेंडा 21 का मतलब है 21 पॉइंट्स के ऊपर कंक्लूजन हुआ कि वी ऑल कंट्रीज वी विल पे अटेंशन टू दीज 21 पॉइंट्स. भी हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है दैट कैन टेक प्लेस, ठीक है. तो अब नाउ इन दिस यू कैन अंडरलाइन दिस नेम. This can come in your MCQ type question also. United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, ठीक है. ये फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस. तो दे एम्ड एट, नीचे दिया हुआ लाइन यू कैन अंडरलाइन, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. You can number these points also. Second, it is an agenda to combat होता है to face, मतलब किसी चीज़ का सामना करना, टू फेस, क्या फेस करना है, टू फेस एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज एंड थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन. मीन्स ऑल कंट्रीज हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर. ये नहीं कि नो कंट्री विल डू एनी वर्क इन आइसोलेशन without discussing with other country. No, all countries can discuss with each other, all countries can do cooperation with each other how to tackle these problems. आपस में coordinate करके, आराम से मिलजुल करके जिसको बोल सकते हैं. एंड देन क्या करना है, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल